हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस विनर। तो आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पार्ट 12। चैप्टर का नेम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो आज के वीडियो में हम हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान के प्रश्न उत्तर करेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, इस चैप्टर को मैं अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और समझ भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ से। आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे दी गई गतिविधियां या कार्य में आपकी सहायता करेगी। आइए इन गतिविधियों को पूरा करते हैं। मेरी समझ से प्रश्न 1 का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो दे रखा है हिरण समूह में क्यों खड़े थे। हिरण जो था वो समूह में क्यों खड़ा था, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। दूसरा, वे भाग चुके हिरणों के लौटने की प्रतीक्षा में थे। तीसरा, वे बीच खड़े असावधान जिराफ की रक्षा कर रहे थे। फोर्थ, सिंह उनसे उदासीन थे, अतः उन्हें कोई खतरा नहीं था। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? फर्स्ट, भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। सेकंड क्वेश्चन, मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्ष ही है, कैसे? तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, गन्ने की खेती अधिकतर भारतीयों द्वारा की जाती है। अधिकतर जनसंख्या भारत से जाने वालों की है। थर्ड, सभी भारतवासी पर तालाब पर एकत्रित होते हैं। फोर्थ ऑप्शन, भारत की बहुत सी विशेषताएं वह दिखाई देती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? फोर्थ, भारत की बहुत सी विशेषताएं दिखाई देती हैं। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो फर्स्ट उत्तर, हिरण समूह में इसलिए खड़े थे क्योंकि उन्हें भागने पर सिंह के आक्रमण का डर था। तो देखते हैं इसका कारण क्या है, क्यों हमने वो उत्तर चुना था। सिंह शिकार के समय तेजी से दौड़ने वाले हिरणों को पकड़ते थे, इसलिए हिरण एक समूह में खड़े थे, वे सुरक्षित रहे। मतलब जो शिकार जो था वो मतलब उन हिरण को पकड़ता था जो तेजी से दौड़ते थे, उन्हीं को ही वो पकड़ के ले जाता था। लेकिन सब हिरणों ने सोचा कि अगर हम एक समूह में खड़े रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वो हमें पकड़ नहीं सकते। ठीक है। सेकंड, मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्ष इसलिए है क्योंकि वहां की अधिकांश जनसंख्या भारतीय मूल की है और वहां की संस्कृति और परंपराएं भारत से प्रभावित है। पाठ में भी बताया गया है कि मॉरिशस में कई स्थानों के नाम भारतीय शहरों पर आधारित हैं और वहां भारतीय त्योहार भी मनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दे रखा है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जानकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इस पंक्ति का अर्थ है कि हम भारत में रहते हुए अपनी संस्कृति की जीवंतता और महत्ता को पूरी तरह से
अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन जब हम भारत के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि भारतीय संस्कृति वहाँ भी कितनी मजबूत और जीवंत है, तो हमें उसकी महत्ता का अनुभव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोच विचार के लिए इस यात्रा वृत्तांत को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो दे रखा है फर्स्ट, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर है, तो हमें वो बताना है। ठीक है, तो देखते हैं उत्तर। नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में मुख्य अंतर यह है कि चिड़ियाघर में जानवरों को बाड़ों में रखा जाता है और उन्हें सीमित स्थान में रखा जाता है ताकि लोग उन्हें देख सकें, जबकि नेशनल पार्क एक प्राकृतिक स्थान होता है जहां जानवर खुले में रहते हैं और प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र होते हैं। नेशनल पार्क में जानवर अपने स्वाभाविक वातावरण में रहते हैं, जबकि चिड़ियाघर में उनका जीवन सीमित होता है। तो इसमें चिड़ियाघर और नेशनल पार्क इन दोनों में अंतर बताया है। चिड़ियाघर में क्या है, जानवरों को बाड़ों में रखा जाता है और सीमित स्थान में रखा जाता है, मतलब एक सीमित स्थान होता है, बस उसी में रखा जाता है। ठीक है, और नेशनल पार्क में अंतर क्या है, वहाँ की एक प्राकृतिक स्थान होता है, मतलब जहाँ जानवर खुले में रहते हैं और उन वातावरण एकदम स्वतंत्र रहता है। नेशनल पार्क में जानवर जो होते हैं स्वाभाविक वातावरण में रहते हैं और चिड़ियाघर में एक सीमित स्थान होता है, बस वहीं तक ही रहते हैं। ठीक है, ये दो अंतर है। आगे देखते हैं। सेकंड, हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बेहतर समझे गए। वे कौन थे जिन्होंने लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधों और खरपात से भी बेहतर समझ लिया था? उन्होंने ऐसा क्यों समझ लिया था? तो देखते हैं इसको उत्तर, क्यों समझाता है ऐसा। लेखक और अन्य लोग जिनके बारे में यह कहा गया है, उन्हें सिन्हों ने पेड़ पौधों और खरपात से भी बेहतर समझा। सिन्हों ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और उन्हें एकदम तुच्छ मानकर नजरअंदाज कर दिया, मानो वे पर्यावरण का एक हिस्सा मात्र हो और उनके लिए कोई महत्व ना रखते हों। ठीक है, मॉरिस की असली ताकत भारतीय लोग ही है। पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क दिया गया है? तो देखते हैं कौन सा तर्क दिया गया है। उत्तर, मॉरिस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। मॉरिस की असली ताकत क्या है? भारतीय लोग। ठीक है, मॉरिस वह देश है जहां की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं। कितने? 67% लोग भारतीय खानदान के हैं। ठीक है, तथा जहां 53% लोग हिंदू ही हैं। कितने हिंदू? कितने? 53%। मॉरिस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है, भारतीयों के कारण मिली है। उसको जो भी सफलता मिली है, किसके कारण मिली? भारतीयों के कारण। मॉरिस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। मॉरिस की असली ताकत कौन है? भारतीय लोग। अगर आप इस चैप्टर को मतलब कोई सा भी आप चैप्टर समझ रहे हो तो पहले उसे एकदम पूरा पढ़ो, उसमें समझो कि जैसे कि इसमें दे रखा है मॉरिस की असली ताकत कौन है? भारतीय लोग है। अगर आप इस चैप्टर को मतलब ऐसे समझते हो तो आप क्वेश्चन को याद करने की आंसर को याद करने की जरूरत नहीं है, आप आंसर खुद लिख सकते हो क्योंकि एक बार आपने समझ लिया अच्छे से तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। भारत में गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा कैसे बना दिया, मतलब मॉरिशस जो था उसने हिंदुस्तान जैसा कैसे बना दिया वो हमें बताना है। भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा इस तरह बना दिया कि उन्होंने अपने धार्मिक पर सांस्कृतिक परंपराओं को वहां कायम रखा। मॉरिशस में हिंदू मंदिर, शिवरात्रि जैसे त्योहारों को मनाने की परंपरा स्थापित की गई। वहां के गांव और गलियों के नाम भारतीय शहरों के नाम पर रखे गए हैं। वहां के जो नाम रखे गए हैं वो किस नाम पर रखे गए हैं? गांव और गलियों के नाम किस नाम पर? भारतीय शहरों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है बनारस, गोकुल, काशी आदि। इस प्रकार भारतीयों ने मॉरिशस को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़कर एक छोटा हिंदुस्तान बना दिया है। मॉरिशस ने क्या कराया है? भारतीयों को, मतलब भारतीय ने मॉरिशस को संस्कृति और एक परंपराओं में जोड़कर एक छोटा सा हिंदुस्तान बना दिया है। ठीक है, अब है मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यों से कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो देखते हैं मिलान। तो दे रखा है, ये मिलान है स्तंभ 1 और स्तंभ 2। फर्स्ट, अफ्रीका। अफ्रीका का किससे है? थर्ड से। यह एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका क्या है? एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप। तो इसका मिलान थर्ड वाले से। ठीक है, सेकंड है नैरोबी। नैरोबी का मिलान किससे है? फर्स्ट वाले से। यह अफ्रीका महाद्वीप के एक देश केन्या की राजधानी है। किसकी? केन्या की राजधानी है। थर्ड है रक्तचाप। इसका मिलान किससे है? फोर्थ से। यह रक्त वाहिनियों अर्थात नसों में बहते रक्त द्वारा उनकी दीवारों पर डाले गए दबाव का नाम है। फोर्थ का मिलान किससे? BOAC। किससे इसका मिलान? 6 से। यह ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन नाम का छोटा रूप है। यह एक बहुत पुरानी विदेशी विमान कंपनी थी। ठीक है, अब है फिफ्थ, भूमध्य रेखा। इसका मिलान किससे है? सॉरी, ये गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं हो, मतलब नंबर वैसे हो गए थे। भूमध्य रेखा, इसका मिलान किससे है? 7th से। यह पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। 2 भागों में बांटता है, एक है उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। ठीक है, 6 है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का किससे है? 9th से। ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ठीक है, 7th, तुलसीदास। तुलसीदास का मिलान किससे है? 2nd से। यह श्री राम के जीवन पर आधारित अमर ग्रंथ रामचरितमानस लिखने वाले कवि का नाम है। अब है 8th, क्रेयोल। क्रेयोल, इसका किससे मिलान है? 5th से। यह 2 भाषाओं के मिलाने से बनी गई भाषा का नाम है। 2 भाषाओं के मिलाने से बनी गई भाषा का नाम है। ठीक है, अब 9th है कौवर।
कॉवर का किससे है? एर्थ से। यह वॉस का एक मजबूत डंडा होता है जिसे कॉवर्ड या बहंगी भी कहा जाता है, जिसके दोनों सिरों पर बंधी हुई दो टोकरियों या चीकों में यात्री गंगाजल या अन्य वस्तुएं भरकर ले जाते हैं। ठीक है, मैंने इस साइड से नाम मतलब नंबर लिख दिया जिससे कि आपको मिलाने में आसानी हो। अगर ऐसे मिलाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने साइड से लिख दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है यात्रा वृत्तांत की रचना। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों एक झुंड दिखाई पड़ा। अब दो जवान सिंह उठे और दो और को चल दिए। एक तो दौड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, मतलब सॉरी दौड़ा सा नहीं, थोड़ा सा आगे चलकर बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। इन वाक्यों को पढ़कर ऐसा लगता है मानो हम लेखक की आंखों से स्वयं वह दृश्य देख रहे हैं, मानो हम स्वयं भी उस स्थान की यात्रा कर रहे हैं जहां का वर्णन लेखक ने किया है। यह इस यात्रा वृत्तांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि आप इस यात्रा वृत्तांत को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी रचना पर ध्यान दीजिए। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिख लीजिए, जैसे लेखक ने बताया है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे और कब पहुंचा। तो इस चैप्टर को हमें पूरा अच्छे से और पढ़ना है, तो इसकी रचनाएं वगैरह हमें पता चलेंगी, तो हमें इसकी विशेषताएं लिखनी है। तो हम देखते हैं, मैंने इसकी विशेषताएं लिखी हैं। जैसे इस यात्रा वृत्तांत की मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे फर्स्ट दृश्य वर्णन। लेखक ने दृश्य का सजीव वर्णन किया है जिससे पाठक को स्वयं वहां होने का अनुभव करता है, मतलब वहां होने का अनुभव उसे मतलब महसूस होता है। सेकंड है गतिशीलता। सिनों की गतिविधियों और स्थानांतरण का वर्णन कहानी में गति और रोमांच पैदा करता है। थर्ड है विवरणात्मक शैली। लेखक ने स्थान, दूरी और घटनाओं का सटीक और स्पष्ट विवरण दिया है। फोर्थ प्राकृतिक परिवेश। पशुओं और उनके व्यवहार का प्राकृतिक संदर्भ में वर्णन यात्रा वृत्तांत को अधिक प्रभाव बनाता है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं ये आप कर सकते हो और कॉपी पे भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुमान या कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। का मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रजस्थान भी। मॉरिशस में लोगों ने गली मोहल्लों के नाम इस तरह के क्यों रखे होंगे? तो देखते हैं इसको उत्तर। मॉरिशस के गली मोहल्ले के नाम भारतीय शहरों पर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि वहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखने और अपने भारतीय मूल का सम्मान करने के लिए इन नामों को अपनाया है। ठीक है, मॉरिशस ने भारतीय मूल का सम्मान करने और उसको पहचानने इसलिए उसने इन नामों को अपनाया था। सेकंड, कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेरकर 8-10 मोटरें खड़ी थी। मतलब आपने पढ़ा कि केन्या का राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटक जंगली जानवरों को घेरे रहते हैं। क्या इसका उन पशुओं पर कोई प्रभाव पड़ता होगा? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। जैसे संकेत दे रखा है, राष्ट्रीय पार्क के बंदरों सिंहों का व्यवहार भी बदल गया है, तो ये संकेत दे रखा है। तो देखते हमने उत्तर क्या लिखा है। जंगली जानवरों
पर पर्यटकों का असर यह हो सकता है कि जानवर अपने प्राकृतिक व्यवहार में बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि बंदरों का व्यवहार बदल गया है। वे पर्यटकों से भोजन की उम्मीद करते हैं। सिंहों ने भी इंसानों की उपस्थिति को नजरअंदाज करना सीख लिया है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनसे कोई खतरा नहीं है। उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है कि हाँ, अब वो जान गए कि मुझे इनसे कोई भी खतरा नहीं है, अब हम सेफ फील है। ठीक है, आगे थर्ड, हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। सिंहों के आसपास होने के बाद भी जिराफ क्यों खड़ा रहा होगा? तो देखते हैं। जिराफ सिंहों के आसपास खड़ा था क्योंकि जिराफ का आकार बड़ा होता है और आमतौर पर सिंह उन पर हमला नहीं करते, इसलिए वह सहज था। मतलब सिंह जो है वो जिराफ पर हमला नहीं करते, इसलिए वो एकदम से खड़ा हुआ था। फोर्थ, मॉरिशस के मध्य में एक झील है, जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। क्या हो गया? परी तालाब। उस झील का नाम परी तालाब क्यों पड़ा? परी तालाब ही क्यों पड़ा? कुछ और क्यों नहीं पड़ा? तो वो हमें बताना है। ठीक है, झील का नाम परी तालाब इसलिए पड़ा क्योंकि हिंदुओं ने इस झील को परियों से जोड़कर एक पवित्र स्थान के रूप में देखा। इस झील का धार्मिक महत्व होने के कारण इस परी तालाब कहा जाने लगा। मतलब उन्होंने इसलिए चुना, हिंदुओं ने इस झील का परी तालाब इसलिए चुना क्योंकि वो परियों से जोड़कर एक पवित्र स्थान बन गया था। परी से जोड़कर मतलब परियां वगैरह भी थी और वहां पे स्थान बन गया था एक। झील का धार्मिक महत्व होने के कारण इस परी तालाब कहा जाने लगा। तो क्या कहने जाएगा? मतलब वहां पे धार्मिक महत्व होने के कारण इसलिए इसे हम परी तालाब कहने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 50 साल पहले परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब कर दिया गया। मॉरिशस के लोगों ने यह नाम क्यों रखा होगा? मतलब हमें यह हैरानी होगी कि 50 साल पहले परी तालाब का मतलब जो परी तालाब नाम था उसको बदलकर गंगा तालाब रख दिया गया था, और मॉरिशस के लोगों ने यह नाम क्यों रखा था, तो हमें वो बताना है। तो देखते हैं क्यों रखा था। मॉरिशस के लोगों ने परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब इसलिए रखा होगा क्योंकि गंगा नदी हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है। मॉरिशस ने बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? मतलब मॉरिशस की बड़ी संख्या में, बहुत ही ज्यादा संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं वहां पर, जिनके लिए गंगा का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, इसलिए तालाब को गंगा तालाब नाम देकर इसे पवित्रता और आस्था से जोड़ा गया। इसलिए परी तालाब का नाम ना देकर उन्होंने गंगा तालाब नाम दे दिया। इसे पवित्रता और आस्था से उन्होंने जोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने इनका नाम गंगा तालाब रख दिया, जिससे धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दों की बात। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, पुस्तकालय, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। संख्या के स्थान पर, संख्या या सर्वनाम इन सब के बारे में बताया होगा। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं। हिरणों ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, अतएव वे चरना भूलकर चौंकने हो उठे। मतलब उन्हें हिरणों ने एकदम पहचान लिया कि सिंहों की जो नजर है वो हम पर पड़ रही है, इसलिए वो जो चल रहे थे, मतलब जो खा रहे थे, वो एकदम से चौकन्ने हो गए थे कि हाँ, इनकी नजर हम पर है, शायद ये हम पे वार करें, है नी। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन वाक्यों में ये शब्द किनके लिए उपयोग
किए गए हैं। ये शब्द हिरणों के लिए उपयोग में लाए गए हैं। आप जानते ही हैं कि हिरन यहाँ एक संख्या शब्द है। हिरन क्या है? एक संख्या शब्द है। किसी के नाम वगैरह वो क्या होता है? संख्या शब्द है। तो यहाँ पे भी हिरन जो है वो एक संख्या शब्द है। जो शब्द संख्या शब्दों के स्थान पर उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या? जो शब्द संख्या के शब्दों के स्थान पर उपयोग में लाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। तो ये नीचे वाक्य दिए रखे हैं, हमें इनमें सर्वनाम पहचानना है तो उन पर अंडरलाइन कर देंगे। कौन से हैं सर्वनाम? पढ़ते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है? हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें उन्हें भी पहननी पड़ती है। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है? उन्हें क्या है? सर्वनाम। ठीक है। सेकंड, भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है? भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने, तो यहाँ पे वे क्या है? सर्वनाम वे। ठीक है। और भी है, डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भी क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। उन्हें भेज दिया, उस द्वीप को उन्होंने भी एक सर्वनाम है। ठीक है। छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम था? उन्हें, वे, उन्हें, उन्होंने। ठीक है, ये क्या है? सर्वनाम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों को सर्वनाम की जगह संख्या शब्द लगाकर लिखिए। मतलब ये ऊपर दिए रखे हैं, ये सर्वनाम जो दे रखे हैं, अगर हम यहाँ पे संख्या शब्द लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो हमें सर्वनाम की जगह क्या लगाना है? संख्या शब्द लगाना है। ठीक है। तो देखते हैं इसका उत्तर। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन, तो यहाँ पे क्या था? उन्हें, तो उन्हें की जगह हमने सर्वनाम की जगह हमने संख्या शब्द लगा दिया। बच्चों को भी, उस दिन बच्चों को भी पहननी पड़ती है। ठीक है। सेकंड, भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। भारतीय, यहाँ पे क्या था? वे अपने धर्म पर, लेकिन हमने सर्वनाम हटाकर संख्या शब्द लगा दिया। भारतीय अपने धर्म पर डटे रहे। भारतीय जो लोग थे वो अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने भारतीयों, यहाँ पे भी सर्वनाम दे रखा था, भगवान ने भारतीयों, तो यहाँ पे उन्हें था ना, तो उन्हें की जगह हमने क्या लगा दिया? भारतीयों, संख्या शब्द लगा दिया। भगवान ने भारतीयों को भेज दिया था और उस द्वीप को, यहाँ पे भी उन्होंने, नहीं यहाँ पे नहीं, तो उन्होंने, हाँ, उस द्वीप को भारतीयों, तो यहाँ पे भी उन्होंने था, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? संख्या शब्द। भारतीयों ने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला, तो हमने सर्वनाम की जगह संख्या शब्द लगा दिए। जैसे कि एक यहाँ पे उपयोग करा, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है। और ऊपर हमने यहाँ पे सर्वनाम की जगह संख्या शब्द। ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को करना है। अब देखते हैं पहचान पाठ के आधार पर। आपने इस यात्रा वृत्तांत में 3 देशों के नाम पढ़े हैं, भारत, केन्या और मॉरिशस। पुस्तकालय या कक्षा में उपलब्ध मानचित्र पर भारत को तो आप सरलता से पहचान ही लेंगे। पाठ में दी गई जानकारी के आधार पर बाकी दोनों देशों को पहचानिए। तो आपको एक मानचित्र लेना है और उसमें आपको मतलब ये देशों को पहचानना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं करें। ठीक है। पाठ से आगे
आपकी बात दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, वहां जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा, सुना या पढ़ा है जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसे कभी नहीं भूल सकेंगे? उसके बारे में आप अपने समूह में बताइए। तो देखते हैं इसका उत्तर। हाँ, मैंने एक बार एक प्राकृतिक आपदा के बाद राहत कार्य को देखा था। किसको? राहत कार्य को देखा था, जिसमें लोगों की मदद करने की भावना और एकजुटता अद्वितीय थी। वह दृश्य इतना प्रभावशाली था कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकूंगा। यह अनुभव मुझे जीवन भर प्रेरणा देता रहेगा। चाहे प्रेरणा देता रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ कुछ शब्द होते हैं जो एकदम गलत हो जाते हैं, फिर बाद में दिखाई देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। मुलाकात शब्द का अर्थ मिलना। मुलाकात शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? मिलना। लेकिन यहाँ मुलाकात शब्द का भाव है शेरों को पास से देखना। यहाँ शब्द का अर्थ है, अर्थ मतलब मिलना, और यहाँ पे क्या है? भाव है, शेरों को पास से देखना। इसके लिए अपनी आंखों से देखना, सजीव देखना, भेंट करना आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। अपनी बात को और अधिक सुंदर और अनोखा रूप देने के लिए शब्दों के इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। आपने अब तक किन किन पशुओं पक्षियों से मुलाकात की है? वह मुलाकात कहाँ हुई थी, बताइए। तो देख चलिए हम बताते हैं उत्तर। मैंने चिड़ियाघर में शेर, हाथी और जिराफ से मुलाकात की थी। उनकी विशालता और स्वाभाविक सुंदरता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसके अलावा पक्षियों में मैंने मोर और तोते को सजीव रूप से देखा था। यह मुलाकातें मुझे चिड़ियाघर और कुछ वन्य क्षेत्रों में हुई थी। ठीक है, इसी तरह से आपको भी ऐसे लिखना है नहीं? आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। आपको किन किन बातों पर गर्व होता है, बताइए। संकेत मतलब बताया गया है, ऐसे बताना आपको, जैसे कि ये बातें आपके बारे में हो सकती हैं, आपके परिवार के बारे में हो सकती हैं, और किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्रणाली आदि के बारे में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको उत्तर। मुझे अपने देश की विविधता, संस्कृति और वैज्ञानिक प्रगति पर गर्व होता है। इसके अलावा मुझे अपने परिवार की एकता और अपने माता-पिता द्वारा सिखाए गए मूल्य पर भी गर्व होता है। गर्व है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की उपलब्धियों पर भी मुझे विशेष पर्व महसूस होता है, क्योंकि वे देश को वैश्विक स्तर पर एक नई ऊंचाई पर ले गए हैं। ठीक है, कक्षा और घर की भाषाएं। प्रिया, सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है। भारत में लगभग सभी व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं बोल या समझ लेते हैं। आप कौन कौन सी भाषाएं बोल या समझ लेते हैं? आपके मित्र कौन कौन सी भाषाएं बोल या समझ लेते हैं? इसके बारे में यहाँ दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे एक तालिका दे रखी है, हमें उसको पूरा करना है। तो देखते हैं। क्रमांक संख्या, यहाँ पे हमें संख्या लिखनी है। मैं जिन भाषाओं को बोल समझ लेती हूँ वो लिखना है, और मेरे मित्र जिन भाषाओं को बोलिए समझ लेते हैं, जो आपके फ्रेंड समझ लेते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और मेरे परिजन जिन भाषाओं को बोलिए समझ लेते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट का क्या है? हिंदी। यहाँ पे है फर्स्ट, ये फर्स्ट। तो फर्स्ट
हिंदी। मैं जिन भाषाओं को बोल समझ लेती हूँ, पहले हम वो करते हैं, ठीक है। पहला, मैं हिंदी बोल लेती हूँ। सेकंड, अंग्रेजी बोल लेती हूँ। थर्ड, पंजाबी। फोर्थ, हरियाणवी। तो मैं जिन भाषाओं को बोल या समझ लेती हूँ वो है हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और हरियाणवी, ठीक है। अब जैसे कि मेरे मित्र जिन भाषाओं को बोल या समझ लेते हैं वो है हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी और पंजाबी। मेरे मित्र इन भाषाओं को बोल या समझ लेते हैं, ठीक है। अब मेरे परिजन जिन भाषाओं को बोल समझ लेते हैं वो है हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी, ठीक है। तो ये चीज ऐसे आपको तालिका पूरी करनी है, जो आप समझ लेते हो, आपके फ्रेंड समझ लेते हो और आपके परिजन समझ लेते हैं, ऐसे आपको ये पूरी तालिका फिल करनी है। और जैसे कि कुल संख्या दे रखा है, जैसे आपने कितना, मतलब आप कितना बोलिए समझ लेते हैं, यहाँ पे 4 है तो ऐसे आपको 4 लिख देना है, यहाँ पे भी 4 है तो आपको ऐसे 4 लिख देना है, और यहाँ 3। तो ऐसे ये पूरी कुल संख्या आपको ऐसे लिख देनी है, ठीक है। तो ये तालिका आप और पूरी करें। आगे देखते हैं संकेत। इस तालिका को पूरा करने के लिए आपको अपने मित्रों और परिजनों से पूछताछ करनी होगी। पहले भाषाओं के नाम लिखने हैं, बाद में उन नामों को गिनकर उनकी कुल संख्या लिखनी है। पहले क्या करना है, आपको उन नामों को गिनना है, फिर कुल संख्या लिखनी है। जैसे मैंने बताया ना, पहले आपको ये पूरे नाम लिख लेने हैं, ठीक है। ये जगह है ये जो आप बोल रहे थे आपके फ्रेंड या परिजन, तो ये आपको नाम पूरे करने, फिर उसके बाद आपको ये कुल संख्या लिखनी है, ठीक है। अब है प्रशंसा या सराहना विभिन्न प्रकार से। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। इस पाठ में लेखक ने मॉरिशस की सराहना में यह वाक्य लिखा है। सराहना करने के लिए दिनकर ने द्वीप की तुलना मोती और तारे से की है। किसी की सराहना अनेक प्रकार से की जा सकती है। आप आगे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। पहले नाम लिखिए, फिर इनकी प्रशंसा में एक एक वाक्य लिखिए। शर्त यह है कि प्रत्येक बार अलग अलग तरह से प्रशंसा करनी है। तो आगे भी और तालिका दे रखी है, जैसे ये दे रखा है सराहना की तालिका, तो ये हमें लिखनी है, मतलब नाम वगैरह लिखना है, और ये प्रशंसा या सराहना का वाक्य लिखना है, वो भी अलग अलग तरीके से। जैसे स्वयं, परिजन, शिक्षक, मित्र, पशु, स्थान, सब्जी, पेड़, तो इनके बारे में हमें अलग अलग लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है स्वयं, तो हमें क्या करना है, स्वयं का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है। जैसे मान लो रोहित। राइटिंग पर फोकस मत करना, लिखने पे फोकस करना कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। राइटिंग तो यहाँ पे नाम लिख लेना खुद का, ठीक है, रोहित। जैसे कि मैंने रोहित का नाम लिख लिया, तो यहाँ पे प्रशंसा या सराहना का वाक्य है, तो वो हमें प्रशंसा या सराहना का वाक्य लिखना है। जैसे रोहित, मैं क्रिकेट में चैंपियन, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना है। जैसे अब आपका नाम क्या है और आप किस में मतलब परफेक्ट हो, तो वो चीज के बारे में आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो मैंने रोहित लिख दिया, मैंने उसके बारे में बता दिया। अब है परिजन, तो परिजन के बारे में बताना है। जैसे कि मान लो श्रीमती सरोजनी, सरोज, सरोज रानी, श्रीमती सरोज रानी, तो मैं लिख रही हूँ किसी पद के बारे में। तो यहाँ पे मैं इनकी प्रशंसा कर दूंगी। जैसे कि मेरी, मान लो अब आप अपने माता का नाम लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे नाम लिख के फिर आपको अपनी माँ के बारे में प्रशंसा करनी है। जैसे कि मेरी माता के खाने का कोई
जवाब नहीं, जवाब ही नहीं। तो मेरी माँ जो होती है, मतलब मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए उनके खाने का कोई जवाब ही नहीं है। तो यहाँ पे अपनी माँ का नाम लिख दोगे, तो उनके बारे में आपको प्रशंसा करनी है। जैसे अब यहाँ पर दे रखा है शिक्षक, तो शिक्षक का नाम लिख दोगे, जैसे कि मान लो श्री राजकुमार, मेरे सर, ठीक है। तो उनके बारे में प्रशंसा करनी है, मेरे शिक्षक ज्ञान का सागर है, तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो आपको मित्र, पशु, स्थान, सब्जी, आपको इन सब के नाम यहाँ पे लिख लेने हैं और फिर यहाँ पे प्रशंसा करनी है। तो ये आप खुद तालिका पूरी कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर मैं पूरी कराऊंगी तो ऐसे टाइम ज्यादा लगेगा नहीं। अब यहाँ पे दे रखा है चित्रात्मक सूचना, इन इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। तो हमें चित्रात्मक सूचना दे रखी है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए, इसमें चित्रों के साथ साथ बहुत कम शब्दों में कुछ जानकारी दी गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे सूचना, इसे चित्रात्मक सूचना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम चित्रात्मक सूचना कहते हैं। जैसे दे रखा है, जब मॉरिशस में गूंजा जय हिंद, जब मॉरिशस में गूंजा जय हिंद। तो पढ़ते हैं इसको। साल 1834 में 2 नवंबर को एटलस नाम का जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था, जिसे वहां पर अप्रवासी दिवस, इंडियन अराइवल डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब ये दे रखा है, मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की आबादी देश में कितनी है? 68% से ज्यादा है। कितनी? 68% से ज्यादा है। ब्रिटिश शासक गन्ने के खेतों में काम करने के लिए भारतीय मजदूरों को वहां ले गए थे। फिर दे रखा है, यही वजह है कि मॉरिशस की संस्कृति में भोजपुरी गीतों और हिंदी फिल्मों का खास योगदान है, ठीक है। फिर मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम भी भारतीय मूल के थे। आपकी बुक में एकदम साफ साफ दे रखा होगा, तो आप अच्छे से और पढ़ना, ठीक है। ये चित्र है तो इसमें अच्छे से दे नहीं रखा, राम गुलाम भी भारतीय मूल के थे, ठीक है। फिर दे रखा है, इनमें से ज्यादातर बिहार के थे, लेकिन तमिल, तेलुगु और मराठियों की, क्या दे रखा है, ये तादाद भी अच्छी खासी थी। मराठियों की क्या थी? तादाद अच्छी खासी थी, ठीक है। तो ये दे रखा था चित्रात्मक सूचना। तो आगे देखते हैं। इस चित्रात्मक सूचना के आधार पर मॉरिशस के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। तो अनुच्छेद लिखा है, उत्तर, मॉरिशस के बारे में चित्रात्मक सूचना। मॉरिशस एक छोटा द्वीप देश है जिसकी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा भारतीय मूल का है। गन्ने की खेती वहाँ का मुख्य उद्योग है। मॉरिशस की संस्कृति पर भारतीय प्रभाव दिखाई देता है और वहाँ के लोग हिंदी, भोजपुरी और क्रेओल बोलते हैं। क्या बोलते? क्रेओल बोलते हैं। देश के कई हिंदू मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि परितालाब, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। हमने पढ़ा था परितालाब का नाम, फिर गंगा तालाब जी पढ़ा था ना, परितालाब। तो ये क्या है? एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अपनी पसंद के किसी विषय पर इसी प्रकार की चित्रात्मक सूचना की रचना कीजिए, जैसे आपका विद्यालय, कोई विशेष दिवस, आपके जीवन की कोई विशेष घटना आदि। संकेत दे रखा है, यह कार्य आप अपने समूह में मिलकर कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी कागज पर चित्र चिपका सकते हैं और सूचना को कलात्मक रूप से कम शब्दों में लिख सकते हैं। चित्र बनाए भी जा सकते हैं। आप यह कार्य कंप्यूटर या मोबाइल फोन की सहायता से भी कर सकते हैं। तो ये आपको एक चित्रात्मक सूचना बनानी, जैसे कि यहाँ पे दे रखा था, अपने विद्यालय के बारे में लिख सकते हो, कोई विशेष दिवस के बारे में। तो यह क्वेश्चन आपको सेम करना है, ठीक है। आगे है सचर। आप जानते ही हैं कि यह पाठ हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। किसने? यह प्रसिद्ध रामधारी सिंह
दिनकर ने लिखा है। वे अपने नाम को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, उनके ये सिग्नेचर है, इस प्रकार वो अपने नाम को लिखते हैं। अपनी पहचान प्रकट करने के लिए अपने नाम को किसी विशेष प्रकार से लिखने को हस्ताक्षर कहते हैं। हस्ताक्षर का प्रयोग व्यक्ति को जीवन भर अनेक कार्यों के लिए करना होता है। आपके विद्यालय में भी आपसे हस्ताक्षर करवाए जाते होंगे। आप प्रार्थना पत्रों के अंत में भी अपने हस्ताक्षर करते होंगे, मतलब अपने साइन करते होंगे, सिग्नेचर करते होंगे। जैसे कि हमने कोई प्रार्थना पत्र लिखा हुआ, हम वो मैम को दे रहे हैं, तो हमें साइड से अपने साइन करने होते हैं ना। तो वो जैसे कि रामधारी सिंह ने अपने करे हैं, नहीं हो सकता है अभी आपने अपने हस्ताक्षर निर्धारित ना किए हों। यदि नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो आज भी अपने हस्ताक्षर निर्धारित कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर 5 बार कीजिए। ध्यान रखिए कि आपके हस्ताक्षर एक जैसे हो, अलग अलग ना हो। मतलब आपको 5 बार ये बॉक्स दिया रखा है, 5 बार आपको हस्ताक्षर करने, एक जैसे हो, अलग ना हो, ठीक है। तो ये आप अपने हस्ताक्षर करना है, आपकी बुक होगी, आपको उस पर करना है, ठीक है। अब है पत्र। यहाँ दिनकर का लिखा एक पत्र दिया जा रहा है, इसे पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पत्र पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपके समूह में मिलकर खोजिए। जैसे ये पत्र दे रखा है, एक नई दिल्ली 8/7/67, ये डेट दे रखी है। मान्यवर मान्यवर चतुर्वेदी जी, आपका कृपा पत्र मिला। मेरा स्वास्थ्य इधर बहुत गिर गया है और संयम के बावजूद तेजी से सुधर नहीं रहा है। मेरा चित्त अभी भी दबा हुआ है। ऐसी अवस्था में मैंने 2 सप्ताह के लिए मॉरिशस जाना स्वीकार कर लिया है। 15 जुलाई को प्रस्थान करना है, लौटना शायद 5 अगस्त तक हो। आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आपका दिनकर। सफदरजंग लेन, नई दिल्ली। ठीक है, ये पत्र है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें करने हैं। पत्र को देखकर करने हैं, जैसे कि आप रख लेना और पत्र आपके सामने होगा तो ये क्वेश्चन आपको उसी देखकर करने हैं। जैसे कि ये दे रखा है, पत्र किसने लिखा है। पत्र किसने लिखा है? दिनकर जी ने। यहाँ पे है भी है, ये पत्र किसने लिखा है? दिनकर जी ने। ये आपका दिनकर। सेकंड क्वेश्चन, पत्र किसे लिखा गया है। पत्र जो है वो किसको लिखा गया है? चतुर्वेदी जी को। पत्र, थर्ड क्वेश्चन, पत्र किस तिथि को लिखा गया है। तो पत्र किस तिथि को लिखा गया है? 8/7/67, इस दिनांक को लिखा गया है। फोर्थ, पत्र किस स्थान से लिखा गया है। किस स्थान से लिखा गया है? सफदरजंग लेन, नई दिल्ली। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र पाने वाले के नाम से पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर मान्यवर के लिए। ठीक है। फिर है, पत्र लेखक ने अपने नाम से पहले अपने लिए क्या शब्द लिखा है। मतलब जो पत्र लेखक ने अपने नाम से पहले क्या शब्द लिखा है? आपका दिनकर लिखा है ना, आपका दिनकर। तो क्या लिखा है पहले? आपका। ठीक है, इसी तरह आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब है उलझन सुलझाओ। जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। यहाँ नैरोबी से शाम 4 बजे उड़ा तो उसे 5 घंटों की उड़ान के बाद रात 9 बजे मॉरिशस पहुंचना चाहिए था, लेकिन वह पहुंचा लगभग 10 बजे। तो क्यों 9 बजे की जगह वो 10 बजे पहुंचा? तो ऐसा क्यों? आप इसका कारण पता करने के लिए अपने शिक्षक को इंटरनेट की सहायता से ले सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे आप लोग इसका आंसर। यहाँ जो देरी हुई है वह समय, क्षेत्र, टाइम जोन के अंतर के कारण है। नैरोबी, कन्या और मॉरिशस के बीच समय का अंतर लगभग 1 घंटे का होता है। कितने का? 1 घंटे का होता है। नैरोबी पूर्वी अफ्रीका, स्वयं 1
पर है, जो कि यूटीसी +3 है, जबकि मॉरिशस समय ऊंट पर है, जो कि यूटीसी कितना है, +4 है। तो इसलिए जब जहाज नैरोबी से शाम 4 बजे उड़ा तो 5 घंटे की उड़ान के बाद उसे स्थानीय समय के अनुसार रात 9 बजे मॉरिशस पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मॉरिशस का समय नैरोबी से 1 घंटे आगे है। इस वजह से मॉरिशस में स्थानीय समय के अनुसार 10 बजे रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह से इसका आंसर लिखना है। अब दे रखा है, नीचे दो घड़ियों के चित्र दिए गए हैं। एक घड़ी भारत के समय को दिखा रही है और दूसरी घड़ी दिखा रही है कि उसी समय मॉरिशस में कितने घंटे और मिनट हुए हैं। तो इन घड़ियों के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न दे रखे हैं, पहले हम देख लेते हैं। ये है भारत की घड़ी और ये मॉरिशस की घड़ी। ठीक है, तो ये प्रश्न दे रखे हैं, देखते हैं। भारत में क्या समय हुआ है? भारत में क्या समय हुआ है? 5:20 हो रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 5:20। ठीक है, फिर है मॉरिशस में क्या समय हुआ है? भारत में क्या समय हुआ है? 5:20, और मॉरिशस में जो है वो क्या समय हुआ है? 3:50। ठीक है, फिर है मॉरिशस और भारत के समय में कितने घंटे और मिनट का अंतर है? तो कितने घंटे मिनट का अंतर है? 1 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे का है नहीं। सूर्योदय भारत में पहले होगा या मॉरिशस में? तो किस में पहले होगा? भारत में पहले होगा। सुबह जो कि वो भारत में पहले होगी। जिस समय भारत में दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय मॉरिशस की घड़ियां कितना समय दिखा रही होंगी? जिस समय भारत में कितने 12 बज रहे होंगे, तो मॉरिशस की घड़ियां कितनी दिखा रही होंगी? 1:30, मतलब 1:30। ठीक है, इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। सामने घड़ियां रख लेना, फिर आप उनके क्वेश्चन के आंसर करना। ठीक है, अब है आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, आपको पता करना है कि इसका क्या अर्थ है। ये देखा, केला मालत केला पुलश। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पे संकेत दे रखा है, खा से पहले का आता है नहीं। फिर इसी तरह गा, गा से पहले खा आता है, मतलब खा खरगोश। गा गमला से पहले खा खरगोश आता है। फिर घा घड़ी से पहले क्या आता है? गा गमला आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे दे रखा है ये ला, तो ये से पहले क्या आता है? माँ। और फिर ला से पहले क्या आता है? रा। तो यहाँ पे क्या हो गया? मेरा। तो इसी तरह से माँ, माँ से पहले क्या आता है? भा। और ला से पहले रा, और था से पहले ता। तो ये क्या हो गया? भारत। ठीक है, अब ये मतलब ये से पहले माँ आता है, या से पहले तो माँ, और ला से पहले रा, तो मेरा। घौ, घौ से पहले क्या आता है? घौ मतलब घाघड़ी। देखो, घा से पहले गा, तो घौ, और ला से पहले रा, और शा से पहले वाह। तो क्या हो गया? गौरव। तो मेरा भारत मेरा गौरव। तो इसी तरह से आपको पहेली करनी है। ठीक है, ये पूरी पहेली होगी। आज अनोखी पहेली थी, मतलब एकदम हटकर पहेली है। ठीक है, अब है खोजबीन के लिए। नीचे दी गई रचनाओं को पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़े, देखे व समझे। जैसे चांद का कुर्ता, मिर्च का मजा, राष्ट्र कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश की मनोरम यात्रा। तो इसी तरह से आपको QR कोड या इंटरनेट की सहायता से ही करनी है। ठीक है, इसी तरह से अब ये चैप्टर यहीं पर ही फिनिश होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।